हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। वन डे बूझो was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। सबसे पहले तो मैं आपको उसके चैप्टर का नाम का मीनिंग बता देती हूँ। रेस्पिरेशन मीन्स हम किस तरीके से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब हम लोगों में, इंसानों में और जानवरों में, इंसेक्ट्स में किस तरीके से होता है। तो हम इसमें सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो अब एक दिन क्या हुआ, बूझो एक बंदा है जो कि बहुत ही ईगरली वेट कर रहा था। ईगरली मतलब बहुत चाहता था, बहुत उससे कि कोई आ रहा है उसके घर में, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो आ रहे थे, तो उनका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो 1 साल बाद उसके घर आ रहे थे। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। अब वो इतनी जल्दी में था क्योंकि उसे क्या करना था, वो रिसीव करने जाना था उसे। कहाँ पर? बस स्टॉप पर। ही रैन फास्ट एंड रीच्ड द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। अब वो उसने क्या किया, वो इतनी ज़ोर से भागा, इतनी तेज़ भागा और वो जल्दी से कहाँ पहुँच गया? बस स्टॉप पर पहुँच गया, बहुत ही कुछ मिनटों में। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली। अब वो क्या कर रहा था, वो लगातार सांस लिए जा रहा था, जल्दी जल्दी सांस लिया था। रैपिडली मीन्स बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। उसकी ग्रैंड मदर ने, उसकी दादी ने उससे पूछा, भाई ये इतनी जल्दी जल्दी, इतनी तेज तेज सांसें क्यों ले रहा है? बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। बूझो ने अपनी दादी को बताया क्योंकि वो पूरे रास्ते भाग कर आया है, इस वजह से वो जल्दी जल्दी लंबे लंबे सांस ले रहा है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। अब ये बात उसने बोल तो दी अपनी दादी को कि मैं बहुत तेज़ भाग कर आया हूँ, इस वजह से मुझे सांस चढ़ रहा है। लेकिन उसके माइंड में एक बात अटक गई कि भागने से मुझे साँस इतना तेज़ क्यों चढ़ रहा है? क्या वजह है इसके पीछे कि मुझे इतना साँस चढ़ रहा है कि मैं भागने के बाद मुझे साँस चढ़ रहा है? आपने देखा होगा जब आप स्कूल में या घर पे भी बाहर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हो, कोई खेलते हो, कोई गेम खेलते हो, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा साँस चढ़ जाता है। या फिर आप जब एक्सरसाइज़ेज़ करते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा साँस चढ़ जाता है। तो उसके दिमाग में भी यही सब बातें आईं। तो अब द आंसर टू पूजोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। अब बूझो ने जो क्वेश्चन है बूझो का क्या क्वेश्चन है? बूझो का क्वेश्चन ये है कि भाई जब मैं भागा हूँ, मुझे इतनी ज़ोर से साँस चढ़ा है, तो क्यों चढ़ा है? ठीक है? अब वो कहाँ आता है? वो आता है कि हम किस तरीके से साँस लेते हैं। ब्रीदिंग क्या है? हमारा रेस्पिरेशन का पार्ट है। अब ब्रीदिंग क्या है? रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है अ, एयर को इन एंड आउट करना। ब्रीथिंग का मतलब भी वही होता है कि एयर को इन एंड आउट करना। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, जब हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, दैट वी कॉल रेस्पिरेशन। ठीक है? क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, हम उसमें पूरा प्रोसेस बताते हैं कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं और क्या चीज़ छोड़ रहे हैं। ब्रीदिंग क्या है? प्रॉपरली सिर्फ सांस लेना, जो हम बताते हैं कि भाई हमें सांस आ रहा है, सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। आपने बेसिकली सुना होगा, जैसे कोविड में भी होता है ना कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, आपने सुना होगा ये बहुत ज़्यादा। तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्या है कि साँस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो कोई ये नहीं कहता कि ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है या रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है। कोई भी जो साइंटिफिक टर्म होती है, कोई भी यूज़ नहीं करता है। हम नॉर्मल डेली लाइफ़ में क्या करते हैं, हम सिंपल टर्म्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग है साँस को लेना और छोड़ना, सिर्फ़। रेस्पिरेशन क्या है? जब हम इन्हेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, then this is known as respiration. Let us learn about respiration. Respiration क्या होता है? वाई डू वी रेस्पायर? हम सांस क्यों लेते हैं? अब आपने चैप्टर 2 में आपने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटी छोटी यूनिट से बने हुए होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सेल्स। सेल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब सेल क्या है? सेल है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो सबसे छोटी एक जो फंक्शन करती है और जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है आपको एक ऑर्गेनिज्म को, वो क्या है? सेल। हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी है। मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये एक जो स्ट्रक्चर है हमारा वो बनकर
तैयार हुआ है। और जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं? सेल्स की वजह से हो रहे हैं, सेल्स के थ्रू हो रहे हैं। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। अब जो भी सेल है उन सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं और वो अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। अब इतने सारे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो सारे जो प्रोसेस हैं वो कोई एक सेल तो परफॉर्म नहीं कर सकती। तो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग सेल्स को काम दिया गया है। ठीक है, टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल्स नीड्स एनर्जी। अब कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप खाना खाते हो, आप खाना क्यों खाते हो? ताकि आपको एनर्जी मिले किसी भी काम को करने के लिए, राइट? तो इसी तरीके से सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आएगी? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आप बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपको रेगुलर इंसिस्ट क्यों करते हैं कि बेटा खाना खा लो, लेकिन आप जल्दी से खाना नहीं खाते हो? और अगर खाते भी हो तो आप अनहेल्दी फूड, जंक फूड खाने की आप अपनी प्रेफरेंस रखते हो कि हमें घर का खाना नहीं खाना है, हमें बाहर का खाना खाना है, राइट? तो अब घर का खाना खाने के लिए क्यों कहते हैं, बाहर का खाना खाने के लिए क्यों नहीं, क्यों मना करते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर जो हमें डिस्कशन करना है वो करना है कि हम खाना किस लिए खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हमारी सेल्स को एनर्जी मिल सके, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जो हमने खाना खाया है वो क्या करता है? वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पर रिलीज होती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. तो इसी वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ताकि उनके अंदर जो वो एनर्जी ले सकें, किससे? फूड से। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। जब हम ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, जब ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग में क्या होता है? सिर्फ हम ब्रीथ इन एयर, हम सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया है, ब्रीदिंग का मतलब होता है एयर को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। एंड व्हाट डज रेस्पिरेशन मीन्स? रेस्पिरेशन मीन्स कि हम जो अंदर ले रहे हैं हवा वो क्या है? ऑक्सीजन। और जो हम छोड़ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। अब जो हम सांस ले रहे हैं वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है और अल्टीमेटली वो हर एक सेल में पहुंच जाती है। क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब भाई ऑक्सीजन जाकर कर क्या रही है हमारी बॉडी में? वो कर रही है फूड को ब्रेक डाउन, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब भाई ऑक्सीजन हमारे अंदर चली गई, उसने फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसका क्या यूज है? भाई यूज़ ये है कि जब सेल्स में जो फूड है हमारा, जो फूड को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही है, उससे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्योंकि ये जो है सेल्स के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्स के अंदर क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और उससे क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड से एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी एनर्जी मिल रही है कोई भी काम करने के लिए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट? In the cells, the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. अब जो है सेल में क्या हुआ? फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, इसीलिए ब्रैकेट में ग्लूकोज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि फूड को ग्लूकोज क्यों लिखा है। जब हमारी बॉडी में फूड चला जाता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है।
ठीक है। तो वो क्या होता है कि छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रोक डाउन हो गया, वो टूट गया और किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में क्या होगा वो चेंज हो जाएगा यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए उसमें जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या कर रहा है, वो यूज़ करके क्या कर रहा है उसको अलग कर रहा है। जो वाटर का कंटेंट है उसको बिल्कुल अलग कर देता है। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का और ऑक्सीजन की मदद से हो रहा है उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन की मदद से नहीं होता है उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने यहाँ पर तीन टर्म्स को यूज़ किया। पहला था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन, तीसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कौन सा था? जब हम खाने को तोड़ रहे हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है सेल्स के अंदर जो कि रिलीज कर रहा है एनर्जी। जब सेल्स की वजह से हो रहा है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन की वजह से ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जब विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या हो रहा है तीनों चीज़ों में? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और ब्रेकडाउन ऑफ फूड क्या करता है? रिलीज करता है एनर्जी को, बहुत सारी एनर्जी को। ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ग्लूकोज क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का यूज करके क्या दे रहा है आप लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल रहे हैं, वाटर और एनर्जी। You should note that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. अब ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे कि यीस्ट जो कि एयर की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एनारोब्स। They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide as given below. अब क्या होता है? एनारोब्स क्या करते हैं? वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से। हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन अभी पढ़ा था। जब विदाउट ऑक्सीजन होगी कोई चीज़, जो ब्रेक डाउन हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तो एनारोब्स क्या कर रहे हैं? एनारोब्स क्या कर रहे हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी ले रहे हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो एनर्जी उन्हें मिल रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है खाने का, तो वो क्या कर रहा है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे रहा है। तो क्या हो रहा है? उससे उसको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। एक बात का याद रखना, जब ऑक्सीजन यूज़ कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। भई हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी तो रही है, इससे याद रखना। ठीक है, हमने यूज़ करी ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन जब हम ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं कर रहे तो क्या निकलेगा? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो इन दोनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। Yeast are single-celled organisms. They respire anaerobically and during the process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. अब क्या होता है? ईस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये अब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जे जो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं? एनारोबिकली। एनारोबिकली मतलब विदाउट एनी ऑक्सीजन। और यील्ड अल्कोहल मतलब अल्कोहल का जो प्रोसेस चलता है, अल्कोहल बनाने में जो यूज़ होता है वो क्या यूज़ होती है? ईस्ट यूज़ होती है। ठीक है, इसीलिए वाइन और बियर बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। Our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time. अब हमारी जो मसल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं? एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करती हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए। When there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercises, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weightlifting, the demand for energy is high. अब भाई जब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हमें टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो रही है किस चीज़ की? ऑक्सीजन की। भाई जब हम बहुत तेज़ भागते हैं, आप रेस लगाते हो, ठीक है, उसमें भाग जाते हो, आप कोई आप खेलते हो या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, इस तरीके से जब आप कोई भी वर्क कर रहे हो, आप खेल रहे हो, कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना पड़ रहा है और कोई हैवी लिफ्टिंग वाला वाला वर्क कर रहे हो, तो इसमें क्या आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है, साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है? आपको रिक्वायरमेंट है बहुत हाई एनर्जी की। तब क्या होगा? तब टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी? ऑक्सीजन की। तब क्या होगा? हमारी जो मसल्स हैं वो रेस्पायर करेंगी कैसे? एनारोबिकली, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है? लंबे समय तक नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है? बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जब हमने ये सब काम किया है तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो उतनी ही है जितनी थी,
ठीक है, वो तो नहीं बढ़ सकती, तो उस टाइम पे क्या करती हैं मसल्स एनारोबिकली उसमें वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या देता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब याद रखो हमने क्या करी, तीन इक्वेशंस पढ़ी हैं। भाई एरोबिक में क्या हुआ, ग्लूकोज ने जब ऑक्सीजन यूज किया तो क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। जब विदाउट ऑक्सीजन किया, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लेकिन जब हम मसल्स के लिए ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या दे रहा है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? आपने देखा है कभी कभी आपके जो मसल क्रैम्प्स आते हैं पैरों में, वो क्यों आता है? द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। ये तब होता है जब हमारी जो मसल्स हैं वो रेस्पायर कर रही हैं एनारोबिकली, मतलब विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पायर कर रही हैं, ऐसा तब होता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। पार्शियल मीन्स आधा अधूरा, ब्रेकडाउन मीन्स टूटना। किस चीज का, खाने का। ग्लूकोज क्या है यहाँ पर, खाना। तो उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब आधा अधूरा खाना टूटेगा, फूड टूटेगा, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। एक्यूमुलेशन मीन्स किसी चीज की तादाद ज्यादा हो जाना आपकी बॉडी में, जैसे एक जगह इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, एक ही जगह इकट्ठा हो गया लैक्टिक एसिड, तो उससे क्या होगा, हमारी जो पैरों में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। अब हम उन क्रैम्प्स से निजात कैसे पा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें गर्म पानी से नहाना होगा या फिर अपने उस हिस्से की मसाज करनी होगी। कैन यू गैस वाई इट इज सो? क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आपने देखा होगा कि जब कोई मसाज करता है, अपने फेस की मसाज करने के लिए, बॉडी की मसाज करने के लिए क्यों कहा जाता है, या आप हेड मसाज क्यों लेते हो, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी क्रैम्प्स वो आ रहे होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं और वो सही हो जाते हैं, और हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो नॉर्मल हो जाता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज, जिसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है मसल सेल्स में वो इंक्रीज हो जाएगी। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। भाई जब ऑक्सीजन सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, खाना पूरी तरीके से टूट जाएगा और किस में तब्दील हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। भाई लैक्टिक एसिड क्यों बना था, लैक्टिक एसिड इसलिए बना था क्योंकि ये एनारोबिकली सब काम हो रहा था मसल्स में। ठीक है, उस टाइम प्रॉपर लिमिटेड सप्लाई थी ऑक्सीजन की, पूरी सप्लाई नहीं थी। तो उसने क्या किया था, टेम्परेरीली क्या किया था, उस डेफिशिएंसी को दूर किया था। तो तब क्या बना था, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया था, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आने लग गए थे। लेकिन जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमें प्रॉपरली मिलेगी तो क्या होगा, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है लैक्टिक एसिड का, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। अब ब्रीदिंग में आते हैं। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच, व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? अब आप देखो कि आप अपने नोस्ट्रिल्स और माउथ को दोनों को बंद कर दो और वॉच को देखो। आप बहुत कम टाइम के लिए इन सब चीज़ों को बंद रख सकते हो, क्योंकि आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, आप सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा, और ऐसा करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ डॉग्स कैट्स एंड काउज एज दे ब्रीथ। आपने कभी नोटिस किया है कि जब डॉग्स कैट्स और काउज ब्रीथ करते हैं तो उनका जो एब्डोमेन होता है वो सांस लेने में, छोड़ने में हमें नज़र आता है कि ब्रीथिंग ले रहे हैं। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग का मतलब होता है भाई जो हम सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन रिच है, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, मात्रा बहुत अच्छी है उसकी मात्रा ऑक्सीजन की, और जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अच्छी है। ठीक है, और हम सांस कैसे लेते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो कि हमारी नॉस्ट्रिल है, राइट, तो ये हमारा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। भाई जब हम सांस ले रहे हैं जो कि ऑक्सीजन है, प्रॉपर ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इनहेलेशन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं सांस को, तो वो क्या होगा, एक्सिलेशन। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि
थ्रू आउट द लाइफ एक ऑर्गेनिज्म की थ्रू आउट द लाइफ वो चलता रहता है, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। भाई 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस। अब इस ब्रीथिंग रेट में दोनों चीज़ें आती हैं, इनहेल करना मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों आता है। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब होता है एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, ठीक है। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? क्या आप अपना ब्रीदिंग रेट जानना चाहते हो कि वो कांस्टेंट है या वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन वो चेंज होता रहता है? तो इसके लिए कुछ एक्टिविटी है वो आपको देखनी पड़ेगी। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। Breathe in and out now normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhaled? Now count your breathing rate, number of breaths per minute after brisk walk and after running. देखो, एक तो नॉर्मली आपको क्या करना है, ब्रीदिंग रेट अपना काउंट करना है। एक बार नॉस्ट्रल से सांस को लेना है और सांस छोड़ना है और आपको ये काउंट करना है 1 मिनट में आपने कितनी इनहेल करी और कितना एक्सहेल किया। फिर उसके बाद एक तो ये वाली एक्टिविटी हो गई। फिर उसके बाद आपको दूसरी जो एक्टिविटी करनी है वो ये करनी है कि आपको कोई एक्सरसाइज करनी है या फिर भागने दौड़ने वाला कोई काम करना है जिससे आपको सांस चढ़ जाए। और फिर उसके बाद ये फिर से आप करके देखिए आप कितनी बार इनहेल कर रहे हैं और कितने बार एक्सहेल कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर, और इनमें डिफरेंस क्या आया है, आपको इनकी फाइंडिंग्स में डिफरेंस को चेक करना है, ठीक है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ्स फास्टर। जब ये जो एक्टिविटी आप कर लोगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि जब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हो। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में सप्लाई की जाती है, सेल्स को सप्लाई की जाती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, जिसकी वजह से वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड को जो उसका काम है वो टुकड़ों में तोड़ना खाने को, उसको वो इतनी ज़्यादा स्पीड अप कर देता है जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई वी फील हंगर आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी? तो इसका मतलब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद भूख क्यों लगती है। भाई भूख इसलिए लग रही है जितना हमारा पेट में खाना था वो तो सारा ब्रेक डाउन हो गया, हमारी एनर्जी हमें चाहिए थी तो उसने क्या किया, वो सारा का सारा खाने को ब्रेक डाउन कर दिया ताकि हमें जो एनर्जी चाहिए थी वो हमें मिल जाए। तो इस वजह से फिर हमें और खाने की ज़रूरत पड़ती है और हम क्या करते हैं, फिर खाना खाते हैं। इसीलिए हमें फ़ील होता है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हमें भूख लग रही है। व्हेन यू फील ड्राउजी डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन? जब आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो, आलसी हो जाते हो, तब आपको फ़ील होता है कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो डाउन हो रहा है या फिर आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, ये आपने कभी नोटिस किया है? तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। Shows the various activities carried out a person by during a normal day. Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest, in which it will be the fastest? Assign numbers to the pictures in the orders or increasing the rate of breathing according to your experience. अब भाई देखो यहाँ पे ना ब्रीदिंग रेट आपको बताना है। जब हम कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं। इसमें हम वॉक कर रहे हैं, वॉक करने के बाद भी हमें क्या होता है, फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। पढ़ने में हमारा दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन हम एक्सेसिव एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। जब हम फिजिकल वर्क करते हैं उसमें हमें एक्सेसिव एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है। तो ये होमवर्क आपके लिए, आप करिएगा और अगर आपको कोई इशू आता है तो मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो यहाँ तक हम कर लेते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी 24 to 25 मिनट्स वीडियो हो गई है तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो एक वीडियो और बनाऊंगी तो ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।